हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CSCS पुष्पम चौरसिया। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का लॉजिकल रीजनिंग का एक रिवीजन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे हैं अपनी हेल्थ वाइज और पढ़ाई आपकी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमें लॉजिकल रीजनिंग का एक छोटा सा रिवीजन या उसके कुछ प्रॉब्लम्स हमें करा दीजिए ताकि हमें एक डायरेक्शन और क्लियर हो जाए कि हाउ टू एंटर इनटू द प्रॉब्लम्स। दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, कई सारे डाउट्स हमने सॉल्व किए हैं और आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस करेंगे। लाइक कि आपके पास में भैया डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास में ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस है, मिसिंग फिगर, सीक्वेंस, सीरीज और इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब टाइप के जो क्वेश्चंस है ये हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चंस के दौरान हम आपको ये बताएंगे कि भाई आपने ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, मतलब व्हाट शुड बी योर अप्रोच इन सॉल्विंग द एग्जाम। भैया आपके पास में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, भले ही नाम अलग हो, भले ही डाटा अलग हो, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चंस वही रहेगा, तो 100% आपको वो पर्टिकुलर आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मैं कह रहा हूं अगर आप लोग इस तरीके से चलते हैं जैसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, भैया आपके पास में एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है आपको जनरली जम जाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिलीव मी। क्लियर है गाइस? और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपने सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन ऑलमोस्ट कर लिया है, अच्छा खासा प्रिपरेशन किया है और ये एग्जाम के पहले जो आपको आज दिया जा रहा है ये आपके लिए क्या है, एक तरीके से एडिशनल रिवीजन। आप समझ लो कि आपके जो कंसेप्ट्स है उसकी एक शॉर्ट रिवीजन है जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। एक समझ लो ब्रेन वॉश की भैया हाँ आखिर में एग्जाम के टाइम पे हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होगा। क्लियर है गाइस? तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग का ये चाहिए वो चाहिए। बिल्कुल आपके लिए एक छोटे से रिवीजन प्रस्तुत है ऑन द CS कार्ड यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, थैंक्स टू द CS कार्ड टीम फॉर दिस पर्टिकुलर हेल्प टू द CS स्टूडेंट्स, राइट? चलिए दोस्तों, तो फिर चालू करते हैं, सीधा हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल्स पे। हम लोग सीधा उसके एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। उसके ऊपर हेडिंग नहीं लिखी है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हेडिंग नहीं आती, एग्जाम में आपको जज करना होता है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। गॉट द पॉइंट? चलो दोस्तों, तो फिर चलते हैं, इस लेक्चर को आखिर तक देखिएगा। वैसे भी बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, रिविजन के हिसाब से एक शॉर्ट लेक्चर है, कुछ सैंपल क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट? चलो हियर वी गो। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट A, B, C और D। तो भैया आप जानते हैं आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अब आपके सामने आता है बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। ये हमें एग्जाम में जज करना होता है कि ये कौन से चैप्टर या कौन से कैटेगरी का है। क्या ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का है या ब्लड रिलेशन का है या डायरेक्शन का है, व्हाटसोएवर। भैया इसी तरीके से हमें ये चीज को जज करना होता है। तो भैया आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क। अब आप समझ गए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं और आखिर में फिर जाके क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखते से हमें समझ जाना चाहिए कि भैया ये अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? अरेंजमेंट, मतलब न्यूमेरिक्स या अल्फाबेटिक्स, कुछ तो होता है आपके पास में, उसको सीक्वेंस में रखा जाता है और कोई तो सीक्वेंस होता है वो हमें नहीं पता, वो हमें पैटर्न जो होता है वो ऑब्जर्व करना होता है प्रीवियस नंबर्स में और फिर उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन मार्क में आपको बताना होता है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पर्टिकुलर नंबर। तो भाई आपके पास में ये 6, 11, 21 ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा को एनालाइज करिए, इसका पैटर्न समझिए कि किस पैटर्न में आगे बढ़ता जा रहा है और ये जिस पैटर्न में आगे बढ़ता जा रहा है उसी पैटर्न को अप्लाई करके अगला नंबर भी आना चाहिए। तो चलो भैया इस पैटर्न को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले है बच्चों आपके पास में 6, दूसरा है 11। अब 6 और 11 को अगर हम देखें तो भैया ये कितने से इंक्रीज हो गया, 5। तो भैया हमारे पास में यहां पर है 6, दूसरा है 11, तो भैया हमारे पास में यहां पर कितने से इंक्रीज हुआ, या फिर चलो इसको फ्रेश पेज पे करते हैं बच्चों। सो हियर वी हैव 6,
अब 6 के बाद में अगला है 11। बताओ इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है? हमारे पास में ये +5 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 11 के बाद अगला है बच्चों 21। तो आप देख सकते हैं अगर अगला 21 है तो 11 से 21 के बीच में कितना डिफरेंस है? +10। तो भैया पहली बार जब इंक्रीज हुआ तो वो 5 से इंक्रीज हुआ है, दूसरी बार जब इंक्रीज हुआ तो वो 10 से इंक्रीज हुआ है। चलो भैया अगला नंबर देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज 36। तो भैया 36 को लिखा जाए। अब मुझे बताइए 21 से 36 में कितना इंक्रीज है? +15। मतलब एक बात समझ में आ रही है, जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि जब जंप होगा तो वो +5 के हिसाब से बढ़ता जाएगा। मतलब आपका फर्स्ट जंप 5 का, दूसरा जंप 10 का, तीसरा जंप 15 का, मतलब वो 5 के मल्टीपल्स का फिगर अगला जंप करवा रहा है। ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों। अगला नंबर आपका क्वेश्चन में 56 है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो एडिशन हुआ है वो 20 का हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं पहला जंप 5 का, देन 10 का, देन 15 का, देन 20 का। अब उम्मीद ये है कि अगला जंप जो होगा वो कितने का होगा? 25 का होना चाहिए। तो भैया आपके पास में इसमें अगर आप 25 जोड़ देंगे तो आपके पास में 25 प्लस कर दीजिएगा बेटा, तो ये हो जाता है दैट इज 70 एंड 11 दैट इज 81। तो भैया हमारे पास में जो अगला जंप है वो है 25 का, प्लस 25 करके आपका अगला नंबर जो आना चाहिए दैट शुड बी 81। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो बेटा आपका अगला आंसर क्या आने वाला है? आपका अगला आंसर आने वाला है 81। तो चलो भाई जल्दी से आप लोग 81 को ऑब्जर्व करें और आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी। क्लियर है? तो ये है आपके पास में आपका करेक्ट आंसर सी। इस करेक्ट आंसर को आप लोग टिक करेंगे। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप का है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में आपको कुछ गिवन नंबर्स होते हैं, उसमें आपको मिसिंग फिगर पूछा जाता है। तो आपका काम यह है कि जो गिवन सीक्वेंस है पहले उसको आइडेंटिफाई करें, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ही आप अगला नंबर फाइंड करें। गॉट द पॉइंट? क्लियर है बच्चों? सर ये पैटर्न हमेशा प्लस वाला ही रहेगा क्या? नहीं बेटा, इट इज नॉट ऑलवेज प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी मल्टीप्लाई, इट कैन बी डिवाइड, इट कैन बी एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली आपके पास में जो पैटर्न बनाया जाएगा एग्जाम में, ये आपको देखते हुए समझना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे पहले प्रीवियस में डिफरेंस दिखा, तब हमें समझ में आया कि अच्छा ये तो प्लस होते हुए जा रहा है भाई। क्लियर? इसी टाइप से जो पैटर्न है वो आपको ऑब्जर्व करना होगा। राइट? सो हियर वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर वी हैव 4। पहला नंबर क्या है बेटा? 4। देन वी हैव 12, देन वी हैव 36, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर है 324। तो भैया अब इसमें पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करें तो भैया हमारे पास में यहां पर पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 12, तीसरा नंबर है 36। ऐसे 3 नंबर तो दिए हुए हैं। अब बताओ यहां पे 4 में और 12 में अगर आप प्लस करें तो +8, फिर 12 में अगर आप 36 डिफरेंस निकाले तो +24। भैया यहां पे तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। अपन इसको और अगर ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो 4 और 12। तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूं, 4 को मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूं तो वो 12 हो रहा है। अब देखो जरा वापस 12 को मल्टीप्लाइड बाय 3 किया जाए तो क्या 36 हो रहा है? जी हां। इसका मतलब जो नंबर आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आगे का पैटर्न बनाना होगा। दिस इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम 3 नंबर्स। तो गिवन 3 नंबर्स जो है उसमें हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया बच्चों। चलो अब हमारे पास में अगला नंबर हमें निकालना है, तो वापस से एक बार फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। तो दोस्तों 36 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 36 इंटू 3 आप जानते हैं 108 आता है। तो भैया आपके पास में 108 ये आपका आंसर होना चाहिए। अब देखो जरा इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3 करने के बाद अगला नंबर क्या आता है? 108, तो भैया वो 300 और 24, 324 आपका अगला नंबर है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे बीच में कौन सा नंबर आने वाला है? दैट विल बी 108। सो योर आंसर इज सी। तो आप सी के ऊपर टिक लगाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो बेटा आपके पास में ये दूसरा क्वेश्चन था जो अरेंजमेंट का, जिसमें हमने सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया।
आई होप यू गॉट द पॉइंट। सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहले जो गिवन डाटा होता है उसको एक नॉर्मल पेज पे आप लगे तो लिख लो, उनके बीच में रिलेशंस जो है उसको बाजू में लिखते जाओ और ऐसे करके आगे की सीक्वेंस कंटिन्यू करो, आपका आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों? बहुत सारे बच्चों का तो देखते बराबर आंसर आ गया, बिल्कुल क्वाइट अप्रिशिएबल। आपका देखते बराबर ही आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे चलना है। अगर देखते से सीक्वेंस समझ में नहीं आ रही, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जस्ट राइट इट ऑन पेपर। आप एक नॉर्मल पेपर पे उसको लिख लीजिए, रफ पेपर पे, और उसके बाद आप उसको जज करिए। क्लियर है गाइस? चलिए ठीक है, तो ये इसके बाद में आता है नंबर 3। तो पहला नंबर है दोस्तों हमारे पास में 11, उसके बाद है 13, देन वी हैव 17, देन 19, उसके बाद है बच्चों 23 एंड 25। तो आपके पास में अगला नंबर क्या होना चाहिए? अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये सीरीज चल रही है ये 2 के डिफरेंस में चल रही है, मतलब पहले 2 नंबर है, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, इस तरीके से चल रहा है। सर कैसे कैसे? देखो बेटा, 11 और 13 में गैप कितने का है? 11 और 13 में गैप कितने का है? 2। फिर 13 और 17 में गैप कितने का है? 4। देन उसके बाद में +2, देन +4, इस तरीके से +2 +4, तो अब होना चाहिए +2, दैट शुड बी 31। तो ये वाला क्वेश्चन तो भैया देखकर ही समझ जाएगा। आपके पास में जो सीरीज है, पहला 11 है, फिर 13 है, तो भैया यहां पे +2 हुआ, देन 17 है तो +4 हुआ, देन 19 है तो +2 हुआ। इसका मतलब अल्टरनेटिवली एक बार 2 ऐड हो रहा है, एक बार 4 ऐड हो रहा है, एक बार 2 ऐड हो रहा है, एक बार 4 ऐड हो रहा है। बढ़िया, इस तरीके से मजा चल रहा है। तो सीक्वेंस जो बन रहा है +2 +4 +2 +4, तो भैया हमारे पास में 25 + 4 हो चुका था 29, अब हम +2 करेंगे तो 31 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चे लोग मन में ये सोच रहे हैं, सर ये जो प्लस माइनस है ये इंस्टीट्यूट मन से कुछ भी लेगा क्या? हाँ बेटा बिल्कुल, आपके पास में ये पर्टिकुलर टॉपिक का ऑब्जेक्ट है कि इंस्टीट्यूट दिखना चाहता है बच्चों का एनालिटिकल माइंड काम कर रहा है क्या, बच्चे लोग जो गिवन डेटा है उसमें ऑब्जर्वेशंस अच्छे से कर पा रहे हैं क्या, दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूट वांट्स टू चेक विद दिस टॉपिक। इसमें कोई मैथमेटिक्स करने का कोई इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये गिवन डेटा को आप पहचाने, आपका जो नॉर्मल माइंड है वो काम कर रहा है कि नहीं, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम में रखने का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? खैर अब ऑब्जेक्ट जो भी हो इंस्टीट्यूट का, बट हमें तो ये देखना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आपको 3 प्रॉब्लम हमने करे हैं, अब आपको आ गया है एक कॉन्फिडेंस कि हाँ यार जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लोग पहले पेपर पे राइट डाउन करेंगे, उसके गिवन जो सीक्वेंस या रिलेशन है उसको पहचानेंगे, उसके हिसाब से वही अरेंजमेंट या वही पैटर्न को आगे दोहराएंगे। क्लियर है गाइस? मैं बोलना चाहूंगा कि अब आप आपके कोई भी बुक के, जो भी ऑथर की बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें ये वाले क्वेश्चंस निकालिएगा, जैसा मैंने कहा है वैसे आप पेज पे लिख के देखिएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखिए जो गिवन डाटा होता है उसमें रिलेशन आपको पहचानना होता है, जनरली वो इजी होता है, ऐसा कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर है गाइस? चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में नंबर 4। अब नंबर 4 जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कौन सा नंबर क्वेश्चन है बेटा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, लेकिन ये तो भैया सबसे ज्यादा इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो व्हाट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, आइए देखते हैं। तो भैया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड। तो भैया आपके पास में यहां पर कोडिंग वाले क्वेश्चंस को अब कैसे सॉल्व करना है, स्लोली बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझे सब बच्चे। कोडिंग 2 टाइप की होती है, एक तो न्यूमेरिकल कोडिंग होती है और एक तो अल्फाबेटिकल कोडिंग होती है। किसी भी वर्ड को न्यूमेरिकल कोडिंग से भी डिनोट किया जा सकता है, अल्फाबेटिकल कोडिंग से भी डिनोट किया जा सकता है। तो भैया आपके पास में यहां पे जो मद्रास है इसको इन्होंने कोड किया है अल्फाबेटिकल, मतलब वर्ड है अल्फाबेट्स, उसको भी अल्फाबेट से ही कोडिंग किया है। क्लियर? तो भैया आपके पास में अल्फाबेटिकल कोडिंग जो है पहले आपको उसे पहचानना होता है। इसे पहचानने के लिए बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको ABCD आना चाहिए,
आई होप वो तो कॉमन से सबको आती है भैया। तो एबीसीडी का सीक्वेंस, एबीसीडी रिवर्स ऑर्डर में भी देखते आना चाहिए। हमारे पास जो गिवन वर्ड है उसकी कोडिंग कैसे है ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो भैया मैं स्लोली आपको बता रहा हूं कि आपका गिवन कोडिंग कैसे करना है। एक नॉर्मल ब्लैंक पेज लेकर आप क्या करेंगे, गिवन कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो भैया आपके पास में MADRAS मद्रास दिया हुआ है। मुझे बताइए M को कोडिंग क्या है, ऐसा हर वर्ड को कोडिंग क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है NBESBT, तो भैया NBESBT। अब आप ये एक एक अल्फाबेट की कोडिंग देखिए, पूरे वर्ड की कोडिंग एक साथ नहीं देखनी होती है, एक एक अल्फाबेट की कोडिंग देखनी होती है। क्लियर। तो भैया आपके पास में सबसे पहले अगर हम देखें तो बताइए कि M और N के बीच में क्या रिलेशन है। M, अब अल्फाबेटिकली देखेंगे तो M के बाद आता है N, तो शायद कोडिंग करने वाले ने M को N बोला, मतलब प्लस एक ऐड कर दिया। M को N कहने का मतलब उसने एक अल्फाबेट आगे कर दिया, तो इसका मतलब यहां पर हमें दिख रहा है पहले वाले में +1 है, बराबर। दूसरे अल्फाबेट को चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा अल्फाबेट है A को उन्होंने कोडिंग कर दिया है B, मतलब यहां पर भी +1 है। तो भैया शायद जो ये कोडिंग करने वाला बंदा है ये +1 वाली कोडिंग कर रहा है। चलो सभी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। D को देखा गया तो उसने E मतलब +1, R को देखा गया तो R के बाद में S आता है, यहां पर भी +1, A को B +1, S को T +1। कहने का मतलब कोडिंग को हमने डिकोड कर लिया है, हमारे माइंड में जो गिवन कोडिंग थी उसको हमने डिकोड कर लिया है, +1 किया है भाई। तो अगर कोडिंग +1 करके की जाती है तो भैया क्वेश्चन में जो हमारा वर्ड है दिल्ली, इसको भी हम +1 करके कर सकते हैं ना। तो चलो भैया करेंगे कोडिंग। तो भैया आपके पास में DELHI, एग्जाम्पल में DELHI, चलो भैया +1 जल्दी से करो। तो भैया D के बाद में +1 कौन सा होगा, E के बाद में +1 कौन सा होगा, F। समझ में आया? आई होप यू गॉट द पॉइंट, किस तरीके से कोडिंग करनी है, बराबर। चलो L के बाद में आपके पास में क्या आने वाला है। सो दोस्तों अब ये एक एक के लिए पूरी एबीसीडी वापस से बोलने से अच्छा पूरा सिंगल एबीसीडी देखिए और जो अल्फाबेट आ रहा है उसके हिसाब से देखते जाइए। सो आपके पास में ABCD, D के बाद में E हो गया, देन E के बाद में F हो गया, बराबर। सो ABCDEFGHI, देन JKLM। तो आपके पास में इस तरीके से आपको +1 कोडिंग करनी है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, आप हर अल्फाबेट के लिए पूरी एबीसीडी बोलिए या तो फिर आप एक ही बार एबीसीडी बोलिए, जो जो अल्फाबेट आपके पास में आते जा रहा है उसके में +1 कर दीजिए। सो व्हाट शुड बी योर आंसर, योर आंसर शुड बी EFMIJ। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों दैट इज EFMIJ। गॉट द पॉइंट। तो चलिए भैया ये वाला ऑप्शन जो होगा उसे आप लोग टिक लगाएंगे। चलते हैं। सो आपके पास में EFMIJ, सो योर करेक्ट आंसर इज B। तो आपने देखा कि आपने कोडिंग जो क्वेश्चन में दी गई थी उसको डिकोड किया और अपने अगले वर्ड को उसी प्रकार से कोड कर लिया। डन। सो दैट इज हाउ इट्स सिंपल। चलो चलते हैं दोस्तों, आता है नंबर 5। नंबर 5 कहता है इफ LOSE इज कोडेड एज 1357। वाह भाई, यहां तो इस बार कोडिंग जो दी गई है वो न्यूमेरिकल कोडिंग है, मतलब आपका जो वर्ड है वो है लूज, LOSE, और उसकी जो कोडिंग दी गई है वो दी गई है बेटा हमारे पास में 1357, ठीक है। सो एंड गेन इज कोडेड एट 2468। सो व्हाट डू द फिगर्स 82146 स्टैंड्स फॉर। तो भैया ये तो बड़ा आसान है, आपके पास में हर पर्टिकुलर अल्फाबेट को नंबर असाइन किए गए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नंबर्स देखें और उसके करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट को यूज करिए। सो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एकदम इजी हो जाते हैं बच्चों के लिए और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे सर इतना हार्ड का, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपके 4 अल्फाबेट्स, उसके लिए 4 न्यूमर्स दिए हुए हैं।
सेम वे आपके पास में अब नंबर्स बोले गए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको अल्फाबेट्स बताने हैं। आओ देखते हैं। सो भैया आप देख सकते हो यहां पर क्वेश्चन में 8 सबसे पहला क्या है 8। तो भैया 8 के लिए क्या डिनोट होगा, बोलो 8 कहां पर आया है, यहां पर आया है 8, ठीक है। तो 8 के लिए करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट कौन सा होगा, गेन में का n। तो भैया 8 को आपको n लिखना होगा, सिंपल। दूसरा है 2। अब बताइए 2 कहां पर आया है, यहां पर आया है। 2 स्टैंड्स फॉर G, तो भैया यहां पे आप G लिखेंगे, बरोबर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थर्ड है हमारे पास में 1। अब मुझे बताइए जो 1 है वो कहां आया है, 1 3 5 7 में, और 1 स्टैंड्स फॉर L, तो भैया आपके पास में थर्ड आ गया है L। देन उसके बाद में हमारे पास है अगला वाला 4। 4 कहां आया है, जी हां यहां पर आया है। सेकंड वाला न्यूमर है 4, तो यहां पर सेकंड अल्फाबेट है A, तो आपके पास में A आएगा। अब लास्ट वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो NGLA वाला ऑप्शन देख लो, तो भैया C और D तो हट गए, NGLI और NGLA, A ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। तो भैया आंसर कौन सा करेक्ट है वो तो बात की बात है, वो तो बड़ा सिंपल सा बात है, टिक करना इज नॉट अवर ऑब्जेक्ट। अवर ऑब्जेक्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द करेक्ट आंसर। सो यहां पर आप लोगों को 2 वर्ड्स दिए गए थे, उन दोनों ही वर्ड्स के डिनोट करने के लिए आपको नंबर्स दिए गए थे। इसी प्रकार आपने वो वर्ड्स को नंबर से रिलेट किया, मैच किया, और अकॉर्डिंगली आपने अपने गिवन क्वेश्चन में जो नंबर्स थे उसको करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट असाइन कर दिए। दैट इज हाउ सिंपल अ कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन इज। सो कोडिंग डिकोडिंग समझ में आया किस तरीके से होती है, क्लियर बेटा। अब 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, तब समझ में आएगा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, और उसमें आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। चलिए आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सो इन अ सर्टेन कोड 256 means you are good, 637 means you are bad, and 358 means good and bad. So which of the following represents and in that code? ये ऐसे क्वेश्चन मेरे फेवरेट है, और क्योंकि थोड़े हार्ड है इसे स्टार मार्क। सर ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप, आओ ना बेटा मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। होते बड़े इजी टाइप के हैं, लेकिन लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, और डेफिनेटली इसको 2 बार तो अटेम्प्ट मतलब ध्यान देना ही पड़ता है, क्लियर। तो आपके पास में 256 बोला गया है यू आर गुड, ठीक है। तो भैया मैं यहां पर अलग से वर्किंग कर रहा हूं, 256 को कहा गया है दैट इज यू आर गुड। अब देखो यहां पर है बेटा 3 नंबर और राइट हैंड साइड में 3 वर्ड। अब कौन सा नंबर कौन से वर्ड के लिए है ये नहीं पता, वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 स्टैंड्स फॉर यू, इट इज नॉट लाइक दैट। 2 कैन बी स्टैंड्स फॉर यू और कैन बी फॉर आर और कैन बी फॉर गुड। मतलब यहां पे कौन से वर्ड के लिए कौन सा अल्फाबेट मतलब जो नंबर असाइन किया गया है वो सीक्वेंशियली फिक्स नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा हमारे पास में बोला गया है बेटा 637, तो भाई आपके पास में 637 यहां पे बोला गया है दैट इज वी आर बैड, वी आर बैड, ओहो भैया हम बुरे हैं। और फिर आपके पास में तीसरा बोला गया है 358 मीन्स दैट इज गुड एंड बैड। सवाल यह है कि भैया एंड को डिनोट करने वाला अल्फाबेट नहीं नंबर कौन सा है, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, क्लियर है। तो चलो भैया हमारे पास में एक एक करके हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस को देखो, ठीक है, जो चीजें कॉमन है उसको हटाते जाना है, बड़ा आसान रहेगा। मैं टेक्निक बता रहा हूं, पहले क्या किया हमने, जो क्वेश्चन में डाटा था उसको लिख दिया एज इट इज। अब पहले 2 सेंटेंस को देखो, ठीक है। पहला सेंटेंस है यू आर गुड, दूसरा है वी आर बैड। मुझे बताओ इस दोनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड कौन सा है, कॉमन वर्ड कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो भैया यू आर गुड एंड वी आर बैड, तो आप देख सकते हैं आर इज अ कॉमन वर्ड, आर क्या है, कॉमन वर्ड।
तो भैया अगर आर कॉमन वर्ड है तो भैया आर के लिए दोनों ही जगह पे सेम नंबर असाइन किया गया होगा ना, बिल्कुल। तो अब दोनों ही नंबर्स में फिगर्स में जाके देखिए कौन सा न्यूमेरिक डिजिट कॉमन है। तो भैया पहले में है 2 जो 2 उधर कॉमन नहीं है, दूसरा है 5 जो नहीं है, तीसरा है 6 जो दूसरे वर्ड में भी है। तो भैया ये जो 6 है ये कॉमन है। तो भैया जब अगर आर कॉमन है तो उसे रिप्रेजेंट करने वाला डिजिट भी तो कॉमन होना चाहिए ना। इसका मतलब हमारे पास में आर नाम का जो वर्ड है वो डिनोट करता है 6 नाम का डिजिट। गॉट इट। तो पहले दोनों जो सेंटेंसेस थे उसको देख के हमें आर का डिकोडिंग मिल गया। अब हम जो सेकंड फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। किसे कंपेयर करेंगे बच्चों? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलो फर्स्ट एंड थर्ड को देखो। तो भैया ये सेंटेंस नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 2 है और सेंटेंस नंबर 3 है। ठीक है, अभी हमने पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लिया। अब हम फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैं कलर चेंज करूंगा यहां पर। चलो भैया पहला सेंटेंस है यू आर गुड। क्या है बेटा पहला सेंटेंस? यू आर गुड। और तीसरा सेंटेंस है गुड एंड बैड। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा वर्ड कॉमन है? तो यू कॉमन है क्या? जी नहीं। आर कॉमन है क्या पहले और तीसरे में? जी नहीं। गुड दोनों में कॉमन है। तो भैया इसका कलर मार्किंग चेंज। ये लो भैया, पहले सेंटेंस में गुड, तीसरे सेंटेंस में भी गुड। एक ही ऐसा हमारे पास वर्ड है जो फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कॉमन है। तो अब इन दोनों वर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला डिजिट वो भी फर्स्ट और थर्ड में कॉमन होना चाहिए ना बच्चों? जी बिल्कुल। चलो आओ देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। तो भैया हमारे पास में पहले वाले में 2 है, क्या तीसरे वाले में 2 है? जी नहीं। पहले वाले में 5 है, क्या तीसरे वाले में 5 है? जी बिल्कुल। तो ये है हमारे पास में दैट इज 5 एंड 5। इसका मतलब एक बात और क्लियर हो गई कि जो गुड नाम का वर्ड है उसे डिनोट किया जाता है 5 से। तो भैया जो गुड है ये भैया 5 हो गया, बरोबर। चलो अब हम सेकंड और थर्ड कंपेयर करेंगे मेरे बच्चों। सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड और थर्ड अलग अलग है। सेकंड में हमारे पास बोला गया है वी आर बैड और थर्ड में है गुड एंड बैड। सो विच इज अ कॉमन वर्ड? बैड इज अ कॉमन वर्ड। तो भैया हमारे पास में बैड एंड बैड ये कॉमन वर्ड है। तो भैया बताओ इनका कौन सा डिजिट है? सो 6 क्या इधर है? नहीं। 3, हाँ 3 है। सो भैया 3 यहां पे कॉमन है। इसका मतलब हमारे पास में एक बात क्लियर हो गई कि बैड नाम का जो वर्ड है उसे असाइन किया गया है 3 किसे असाइन किया गया है दोस्तों? बैड को। अब मुझे बताओ सबसे लास्ट वाले में जो सबसे तीसरा वाला सेंटेंस है, गुड के लिए 5 हो गया, बैड के लिए 3 हो गया। तो इसका मतलब एंड के लिए क्या बचा होगा? 8। सो आपका एंड को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है बेटा, डिजिट है 8। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताओ कौन सा डिजिट है जो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा था। बहुत सारे बच्चे इसमें शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। मैं बता दूं कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए, उसमें आपको कॉमन निकाल के वो डिजिट्स को हटाना पड़ेगा। जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। यही उसका पैटर्न है। 1 या 2 मिनट लगेंगे एग्जाम में, लेकिन बेटा आई गारंटी यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आपका आंसर करेक्ट आएगा अगर आप इस पैटर्न से चलते हैं। तो आपको बस इतना सा आपके एक नॉर्मल पेज पे वर्किंग करनी है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखते बैठ रहे हैं, उससे चीजें सिंप्लीफाई नहीं होती। बस क्वेश्चन का डेटा को इस तरीके से पैटर्न में लाइएगा, मार्क करके हटाइएगा, बस आपके पास में वो डाटा एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। यू कैन गेट द करेक्ट आंसर, आई गारंटी इट। क्लियर है गाइस? लेकिन ध्यान रखें क्वेश्चन में किस तरीके से आप एंटर करते हो वो बहुत जरूरी है। समझ में आया बच्चों? तो बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एंड को रिप्रेजेंट करने वाला है 8, दैट इज करेक्ट आंसर इज सी, राइट। चलिए ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और ये था बेटा हमारे पास में कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
तो भैया हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चंस जो थे वो अरेंजमेंट्स और सीक्वेंस के ऊपर किए, अगले 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पे किए हैं। तो यहां पे हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग कवर हुए हैं। अब वक्त आ गया है डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस पे जाने का। चलो आओ भैया डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का एक बड़ा दिक्कत है, उनको डायरेक्शन ही समझता नहीं है। अरे डायरेक्शन और लेफ्ट राइट ये तो समझना चाहिए, लेकिन सर फिर भी हमको नहीं समझता। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वाया अ रनिंग डायग्राम। क्या है टेक्निक का नाम बेटा? रनिंग डायग्राम। जैसे जैसे क्वेश्चन में वो बंदा चलता जाएगा हम वैसे वैसे हमारी डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा? हम लोग हमारी डायग्राम बनाएंगे। तो चलते हैं आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस का तोड़ निकालने। तो बच्चों जो डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम तोड़। बिल्कुल, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, तो एक पॉइंट पे सुरेश भाई साहब वहां से चालू किए। वॉक्स 2 माइल्स टुवर्ड्स द साउथ। अब ये माइल्स हो किलोमीटर हमको कोई मतलब नहीं है, बस 2 माइल्स वो चला गया है टुवर्ड्स द साउथ। अब आप सब लोग एक बात समझ लीजिए, डायरेक्शंस के क्वेश्चन में मैप की जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस होती है उसी हिसाब से वर्किंग होंगी, ठीक है। एजम्पशन ये है कि आपके पास में ऊपर साइड नॉर्थ है, नीचे साइड साउथ है, जैसा कि आप किसी भी मैप को देखेंगे इसी टाइप से होगा, बराबर। आपके पास में अब आपकी जो राइट हैंड साइड है उसे ईस्ट कहेंगे और आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसे कहेंगे वेस्ट। क्लियर है गाइस? तो ये है बेटा आपके पास में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर है? सब क्लियर है बच्चों? तो बेटा ये है आपके पास में बेसिक एजम्पशन, ठीक है। अब आप यहां पर एक पॉइंट पे है, यहां से चलना शुरू हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वो पॉइंट से उसने चालू किया। वॉक्स 2 माइल्स टुवर्ड्स साउथ, मतलब वो साउथ में गया, ठीक है। तो भैया यहां पर इस पॉइंट से वो 2 माइल चल रहा है साउथ की तरफ, ठीक है। तो यहां पे लेते डायग्राम, ये वो पॉइंट है, यहां से वो साउथ की तरफ गया। कितना गया बेटा? 2 माइल्स गया है, ठीक है। तो मैंने 2 माइल्स कर दिया। साउथ की तरफ जा रहा है वो, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, बराबर। अब आप उसके एंगल से देखना, ठीक है। उसके एंगल से वो कहां मुड़ा? टर्न्स राइट, वो राइट चला गया भाई। कहां चला गया? राइट। उसका राइट, आपका राइट नहीं। अब देखो भाई यहां पर, अब आपके पास में मैंने एरो बना दिया है, वो बंदा उसके राइट में टर्न हुआ है, आपके राइट में नहीं। बहुत सारे बच्चे खुद का राइट कर देते हैं, हमारा राइट तो ये है ना सर। तुम्हारे राइट से मतलब नहीं है, जो बंदा चल रहा है उसके राइट की बात चल रही है। तो वो जो बंदा चल रहा है वो अपने राइट में मुड़ा है, तो भैया वो यहां पर मुड़ा है। समझ में आया? और वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। वो कितना चला उस डायरेक्शन में? दैट इज वॉक्स 11/2 माइल्स, मतलब 5.5 माइल्स। तो भैया वो 5.5 माइल्स यहां पर कंटिन्यू किया, राइट। देन नेक्स्ट उसके बाद बोला गया है एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल। तो भैया वहां से वो लेफ्ट टर्न किया, तो जो बंदा जा रहा है उसका लेफ्ट होता है ये। तो भैया वहां पे वो 0.5 माइल चले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोला गया है एंड देन ही टर्न्स बैक, वो वापस पलट गए। ओहो भाई ये वापस चले गए, तो ये वापस यू टर्न मार लिए हैं, टर्न्स बैक, ठीक है। वापस से टर्न्स बैक। अब सवाल क्या पूछा गया है? What is the direction he is facing now? बताइए भाई इन साहब का डायरेक्शन क्या है, कहां जा रहे हैं? टर्न्स बैक करने के बाद इनका डायरेक्शन होता है ऊपर की तरफ, और एजम्पशन के हिसाब से ऊपर की डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? नॉर्थ। तो भैया इनकी डायरेक्शन कहां जा रही है? इनकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए डी, दैट इज नॉर्थ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो बेटा आपको समझ में आया किस तरीके से डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम में एंटर करना है। वो क्वेश्चन में जो बंदा चल रहा है या चल रही है, वो जिस डायरेक्शन में जाते जाएंगे उस डायरेक्शन में आपको अपनी डायग्राम घुमाते चलना है। लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो राइट लेफ्ट को लेकर है। राइट और लेफ्ट वाला डिसीजन आपका राइट लेफ्ट नहीं होता। क्वेश्चन का प्री डिफाइंड एजम्पशन है
कि वो राइट और लेफ्ट उसका होता है वो जो चल रहा है क्वेश्चन में। तो भाई सुरेश भाई साहब का राइट लेफ्ट है, वो आपका राइट लेफ्ट नहीं है, तो आप उसके हिसाब से राइट लेफ्ट को मोड़िएगा। समझ में आया? गॉट द पॉइंट? तो भैया समझ जाइए कि वो जो एरो है उस पर आप ही चल रहे हो, जैसे गूगल मैप्स पे होता है। गॉट द पॉइंट? तो जैसे आप लोग वो एरो है वो आप चल रहे हो, तो आप राइट लोगे अपना या लेफ्ट लोगे, उस हिसाब से डिसीजन लेना है। गॉट द पॉइंट? बस राइट लेफ्ट की मिस्टेक मत करना मेहरबानी करके, वरना ये बोनस टाइप के क्वेश्चंस हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि ये बोनस मार्क्स होते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन। बस खाली क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, आपका आंसर आएगा। राइट? चलिए चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टू द वेस्ट। अब एक आदमी वेस्ट की तरफ जा रहा है। ही टर्न राइट एंड देन राइट अगेन एंड फाइनली लेफ्ट। तो चलो भैया इस भाई साहब को चलाते हैं। ये भाई साहब ने वेस्ट की तरफ चलना चालू किया, तो ये वो पॉइंट है जहां से वो चालू कर रहे हैं। ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्ट यहां पर हुआ भाई। उसके बाद में अब वो जा रहे हैं, तो एरो देख लो, ये एरो पे आप हो, ठीक है, ये आप है, और वो भाई साहब जो है वो राइट की तरफ टर्न हुए। तो भैया अगर आप जा रहे हैं तो आपका राइट हो गया यहां पर, फिर आप जा रहे लगे, फिर वापस राइट की तरफ टर्न हुआ तो और राइट हो गया यहां पर, आप जाने लगे, फिर फाइनली वो लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ तो लेफ्ट हो गया यहां पर। इस तरीके से डायग्राम के इंस्ट्रक्शन को बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन वापस देख लो। बोला गया है अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहे थे, वो राइट में मुड़े, फिर राइट में मुड़े, फिर आखिरी में लेफ्ट में मुड़ गए। क्लियर? तो डायग्राम है हमारी कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे थे, हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे थे, हम उधर से राइट मुड़े, फिर वापस राइट मुड़े और फाइनली हम लेफ्ट मुड़ गए। तो अब बताना है सवाल का जवाब, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो भाई? भाई आप तो वापस ऊपर ही जा रहे हो। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। तो बेटा आपका यहां पर भी आंसर आएगा नॉर्थ। गॉट द पॉइंट? क्लियर है बच्चों? तो बेटा ये था आपके पास में आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, दैट इज नॉर्थ। सिंपल है गाइस, राइट? तो बेटा यहां पर इस तरीके से डायग्राम बनाना है और सिंपल तरीके से आंसर लिखना है। राइट? चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो इस बार ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। तो चलो भैया ईस्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हम लोग अब इस बार ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ईस्ट की तरफ जाने के बाद हमने टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स 10 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट अगेन। तो भैया हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे, हमने ये पहला टर्न लिया लेफ्ट की तरफ, उसके बाद दूसरा टर्न लिया राइट की तरफ। तो भैया हम लोग जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, हमने पहला टर्न लिया है लेफ्ट, तो भैया टर्न लेफ्ट ऐसा हो जाएगा। अब हम यहां जा रहे हैं, फिर हमने राइट की तरफ टर्न लिया तो वापस यहां पे जाने लगे। इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे, हमने पहले लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद हमने राइट टर्न लिया। बोला गया है क्वेश्चन में हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे, हमने लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद हमने वापस से राइट टर्न लिया। तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? अब आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा? ये डायरेक्शन तो ईस्ट है। ओहो, सो वेरी सिंपल, दिस इज आवर आंसर, दैट इज ईस्ट। बी आंसर पे आप टिक करेंगे बच्चे। क्लियर है गाइस? तो ये है आपके पास में डायरेक्शन वाला एक और क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया। सिंपल है। तो बस इसी तरीके से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, आप समझ लो कि डायरेक्शन इज योर बोनस इन एग्जाम। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन एग्जाम में एक तरीके से बोनस है, वो आ जाए भगवान करे तो हमारे पूरे मार्क मिल जाए। वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट पूरा ही बोनस है, ठीक है। चलो तो बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है। आइए लेट्स सी। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। ओहो, ट्रिक तो देखो भाई क्या मस्त से बोला गया है, मॉर्निंग फेसिंग द सन। तो भैया अगर मैं मॉर्निंग में सन की तरफ चल रहा हूं, अरे तो यार मॉर्निंग में सन कहां होता है? ईस्ट, क्योंकि दुनिया जानती है सन राइजेस इन द ईस्ट। सिंपल, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो मॉर्निंग में तो सन ईस्ट में ही रहेगा ना।
मॉर्निंग में बोला, इवनिंग में बोलता तो बात अलग होती। अगर वो बोलता कि आई एम वॉकिंग इन द इवनिंग टुवर्ड्स सन, तो भैया वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता। लेकिन यहां बोला गया है कि वो भाई साहब जो चल रहे हैं वो मॉर्निंग में जा रहे हैं टुवर्ड्स सन। ओहो, इसका मतलब वो तो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब देखा कि जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दी जा सकती थी एग्जाम में घुमाने के लिए उसे किस तरीके से ट्विस्ट किया गया। सिंपल। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, तो भैया वो लेफ्ट साइड में मुड़ गए। देन आई टर्न टू माई राइट, फिर वो राइट में मुड़ गए। देन इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग, चलो भैया ठीक है, डायग्राम में आते हैं। ये है वो पॉइंट जहां से उन्होंने चलना शुरू किया, टुवर्ड्स ईस्ट, तो भैया वो पहले ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि देन आई टर्न टू माई लेफ्ट, वो भैया अपने लेफ्ट साइड में मुड़ गए। तो लेफ्ट साइड मतलब उनका लेफ्ट साइड तो ये हो गया, तो भैया वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ चुके हैं। फिर बोला गया है देन आई टर्न टू माई राइट, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने राइट हैंड साइड में मुड़ गया। तो भैया पहले लेफ्ट गए, उसके बाद अब राइट चले गए, तो ठीक है, यहां से फिर राइट की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इन विच डायरेक्शन वॉज आई गोइंग, तो भैया मैं कितने जा रहा था, तो मैं जा रहा था टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि मैं पहले भी ईस्ट की तरफ जा रहा था। वैसे भी एक बात ध्यान रखो, एक राइट एक लेफ्ट वही डायरेक्शन, समझ में आया? ये शॉर्टकट ध्यान रखना, एक राइट एक लेफ्ट हमेशा वही डायरेक्शन होती है, क्योंकि आप पहले लेफ्ट में मुड़े फिर राइट में मुड़े तो आखिर आप जा तो वही डायरेक्शन में रहे हो ना जहां से आपने शुरू किया था। तो कभी भी एक राइट एक लेफ्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब एक एक राइट एक एक लेफ्ट, तो भैया आप वही डायरेक्शन में हो। सिंपल। चलो, तो आपके पास में आंसर क्या आना चाहिए? ईस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ट्रिक देखा, स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि मॉर्निंग में सन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर मॉर्निंग में सन की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट में जा रहे हैं, इवनिंग में सन की तरफ जा रहे होते तो वेस्ट में जा रहे होते। हाँ, ये भी आ सकता है एग्जाम में कि इन द मॉर्निंग आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, अपोजिट भी हो सकता है। तो मॉर्निंग में सन कहां होता है भाई? ईस्ट में, तो मैं तो अपोजिट जा रहा हूं, तो मतलब मैं कहां जा रहा हूं? वेस्ट में। ऐसा भी एग्जाम में घुमाया जा सकता है। सो जस्ट प्रिपेयर्ड, अपने दिमाग में आप प्रिपेयर्ड रहो कि ये पूरे शब्दों का खेल है, इस शब्दों के जाल में कहीं हम फंस ना जाए। गॉट इट? चलो चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नंबर 11, 5 बॉयज। अच्छा, इसका आंसर तो टिक कर दो भाई पहले। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो हमारा ईस्ट, दैट इज ए आंसर है, राइट। चलो, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो हमने क्वेश्चन देखे वो थे डायरेक्शंस के। तो भाई हमने जो पहले 3 क्वेश्चन देखे थे बराबर, वो आपके पास में सीक्वेंस और अरेंजमेंट्स के थे। फिर उसके बाद में 3 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के थे, और उसके बाद में फिर आपके पास में 4 क्वेश्चन जो हमने अभी देखे वो डायरेक्शंस के थे। किसके थे बेटा? डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस थे। क्लियर? चलो, अब आपके पास में अगले टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये अगले टाइप के क्वेश्चन अब आप जज करें कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। सो आपके पास में आता है 11 नंबर, 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई। क्या बोला है बेटा? 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो, इज ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ बी। अब आप ये सेंटेंस पढ़ के पहले तो ये जज करो कि ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये तो डायरेक्शन नहीं, अरेंजमेंट नहीं। देखो देखो, कोई तो एक बैठा है, उसके लेफ्ट में दूसरा बैठा है, राइट में दूसरा और तीसरा बैठा है। ऐसे क्वेश्चंस को सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन कहा जाता है। कौन से टाइप के क्वेश्चन कहते हैं बेटा? सिटिंग अरेंजमेंट्स। मतलब भैया जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है वो सिटिंग अरेंजमेंट है। तो आपके सामने कुछ चेयर्स रखी हुई है और कुछ लोग दिए गए हैं क्वेश्चन में, और बताया जा रहा है घुमा फिरा के, सीधे तरीके से बोल सकते थे लेकिन घुमा फिरा के बताते हैं, ये उधर बैठा है, उसके राइट में ये है, उसके लेफ्ट में ये है, ये उसके बाजू में नहीं है, वो उसके बाजू में, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। तो बस क्वेश्चंस में जो जो अरेंजमेंट बताई है आप रफ में डायग्राम बना के एक एक को रखते जाओ, ठीक है, एक एक को रखते जाओ। लेकिन अब इस क्वेश्चन में एजम्पशन क्या है? इस क्वेश्चन में एजम्पशन ये है कि जब राइट और लेफ्ट वाला वर्ड यूज होगा
वो आपका लेफ्ट और राइट है, उन लोगों का नहीं। मतलब उन लोगों का है लेकिन वो एक्चुअल में आपके साथ ही बैठे हैं, समझ लो आप ही उनकी जगह पे बैठ रहे हो। तो टू द राइट ऑफ पी बोला है मतलब वो आपका भी राइट, बराबर। टू द लेफ्ट ऑफ पी बोला है मतलब वो आपका भी लेफ्ट। क्लियर है? इन शॉर्ट मैं आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट का अगर एजम्पशन बताऊं, ठीक है। सो बच्चों इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस बच्चों के रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को सिंपल ही रखें। उसके लिए मैं आपको ये छोटा सा एजम्पशन पार्ट या बेसिक कंफ्यूजन पॉइंट को क्लियर कर दे रहा हूं। एजम्पशन फॉर क्वेश्चंस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, तो भैया आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एजम्पशन क्या है। तो भैया आप यहां पर है, बराबर, ये है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देख रहा है, जाहिर सी बात है एग्जाम में मतलब अपने सामने जो आप लिखते हैं आपके सामने पेपर है, तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है मान के चलना कि वो भी ऐसे इस डायरेक्शन में है। समझ में आया? तो भैया ये चेयर जो रखी हुई है इस डायरेक्शन में रखी हुई है। क्लियर है? इस डायरेक्शन में चेयर्स रखी हुई है और आप चेयर्स के पीछे खड़े हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चेयर्स के पीछे खड़े होते हैं। ये एजम्पशन पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं बच्चों आपको। जो हम लोग हैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाले माने कि हम लोग स्टूडेंट्स, जब हम ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो चेयर्स रखी होंगी आप उन चेयर्स के पीछे खड़े हैं। समझ जाना, आप उन चेयर्स के पीछे खड़े हैं। अब देखो मैं एक रैंडमली किसी को बैठाता हूं, मिस्टर ए। मिस्टर ए आप फर्स्ट चेयर पे बैठ जाइए ऑन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मतलब भैया स्टूडेंट का राइट हैंड साइड कौन सा हुआ? ये वाला राइट हैंड साइड। स्टूडेंट का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हुआ? ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी के साथ अगर मैं राइट की फर्स्ट चेयर की बात करूंगा और उसमें मैं मिस्टर ए को बैठा रहा हूं, तो मिस्टर ए यहां पर आके बैठेंगे। समझ में आया? फिर मैं कहूंगा बी विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। क्या बोलूंगा बेटा? बी विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। तो भैया ए का लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपका ही लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया? तो आपका भी लेफ्ट हैंड साइड वही है, तो बी यहां बैठेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी तरीके से कैसे होता है मैं वो ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक तरीके से ट्रिक ना कहते हुए एजम्पशन कहिए, क्योंकि ये क्लैरिटी बच्चों के माइंड में है तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? कितना भी हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसको तोड़ के रख दोगे, लेकिन ये क्लैरिटी दिमाग में चाहिए। ध्यान रखे, एज ए स्टूडेंट मैं हमेशा चेयर के पीछे रहूंगा, चेयर्स के पीछे खड़ा रहूंगा, ठीक है, चेयर्स के सामने नहीं, क्योंकि ऐसे केस में आपका राइट और लेफ्ट वही हो जाता है उन बंदों का राइट एंड लेफ्ट। तो ए बी सी डी इन लोगों का राइट एंड लेफ्ट मतलब आपका राइट एंड लेफ्ट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। समझ में आया बेटा एजम्पशन? तो वापस से मैं दोहरा दूं, आप स्टूडेंट हैं, आप इन चेयर्स के पीछे खड़े हैं, तो आपका राइट मतलब चेयर्स का राइट, आपका लेफ्ट मतलब चेयर्स का लेफ्ट। तो जो लोग भी राइट लेफ्ट वाले वर्ड यूज होंगे वहां पे आपको लिबर्टी है कि आप अपना राइट लेफ्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप वैसे भी चेयर्स के पीछे खड़े हैं, सेम डायरेक्शन में खड़े हैं। हैव यू गॉट द पॉइंट? क्लियर है सब बच्चे? चलो ठीक है, तो जल्दी से अब इसी एजम्पशन के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह एजम्पशन हर जगह पे अप्लाई हो रहा है, मजा आ रही है क्या, देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये चीज आ गई है तो कोशिश करिए कि आप खुद से पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आपके पास में अपार क्वेश्चंस है, मॉड्यूल के हैं, इतने सारे क्वेश्चन, सब जगह पे आप ये लगाएं लॉजिक, आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, चलो तो आपके पास में आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 5 बॉयज, 5 पुट्टे हैं, ठीक है, देयर आर हाउ मेनी बॉयज? 5 बॉयज। ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो। तो भैया एक लाइन में बैठना है, ठीक है। ए इज टू द राइट ऑफ बी। तो चलो भैया मैं 5 चेयर यहीं पर बना लेता हूं, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास में पहली चेयर, देन उसके बाद में दूसरी चेयर,
तीसरी चेयर, फोर्थ एंड फिफ्थ चेयर, ये 5 चेयर बन चुकी है, बराबर। अब बोला गया है A इज टू द राइट ऑफ B। अब हमको ये तो नहीं पता कि कौन सी जगह पे A और B बैठने वाले हैं, वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो A इज टू द राइट ऑफ B एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C। तो ऐसे केस में चेयर ना बनाते हुए सीधा एक एक को बैठाना चालू कर दो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें डायरेक्शन आपकी और उनकी सेम रहेंगी। तो भैया आपके पास में बोला गया है A इज टू द राइट ऑफ B। जो A भाई साहब है वो B के राइट में है, तो पहले B को रखना चाहिए, A को मत रखो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि A को पहले रखने की कोशिश करते हैं। बेटा A को नहीं रखना है, जिसके राइट या लेफ्ट में होता है उसको रखना है। तो A इज ऑन द राइट ऑफ कौन? B, तो पहले B को रखो। A B यहां पे आ जा, ये देखो B आ गया, बराबर। अब B के राइट में मतलब आपके राइट में, क्योंकि डायरेक्शन अब सेम है, ठीक है। तो भैया आपके पास में बोला है B के राइट में A है, दैट इज A इज टू द राइट ऑफ B। A इज टू द राइट ऑफ B, तो B का राइट ये रहा। तो देखो भैया आ गया क्या? A इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ B, आ गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन, ठीक है, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B। E भाई साहब जो है वो B के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो भैया B के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में E भाई साहब आ गए, गॉट इट। B के पास में यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ गया? E भाई साहब आ गए, बट टू द राइट ऑफ C। लेकिन जो E है ना वो C के राइट में है, तो भैया यहां पर आपके पास में C आ गया। देखो C के राइट में E दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल दिख रहा है, राइट, ठीक है। A इज टू द लेफ्ट ऑफ D। अब A के बाजू में एक ही जगह खाली है, वो है D। तो ये है आपके पास में सीटिंग अरेंजमेंट। अब सवाल क्या पूछा है वो देख लो। सवाल है हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे कौन है? लेफ्ट हैंड साइड। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में से पहला है C और दूसरा है E। सो E आपके सेकंड नंबर पे है फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द लेफ्ट सेकंड कौन है, तो फ्रॉम द लेफ्ट सेकंड है आपके पास में E। तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज सी ऑप्शन E। क्लियर है बच्चों? तो अब आपको सिर्फ पहला क्वेश्चन आपने किया है, 2-3 क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे तब इसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन आई होप कि आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि हमारी डायरेक्शन और उनकी डायरेक्शन सेम है, करके लेफ्ट राइट हम हमारा वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले से चेयर्स नहीं बनाना, पहले से चेयर्स नहीं बनाना है। क्या करना है? क्वेश्चन में एक एक डायरेक्शन जो दिया जाएगा, कंडीशन दिया जाएगा, एक एक करके रखते जाए, क्योंकि अपने को ये नहीं पता है कि पहले पॉइंट पे कौन बैठने वाला है, राइट। तो आपके पास में पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से आपको एक एक को रखते जाना होगा, गॉट इट। चलो ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 5 सीनियर सिटीजन्स आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब ये यहां पर ये भी एक तरीके से अरेंजमेंट है, बट ये लेफ्ट राइट नहीं, अपर मतलब आप वर्टिकल अरेंजमेंट समझ लीजिए। बिल्डिंग क्योंकि एक के ऊपर एक होती है, आजू बाजू तो होंगी नहीं, है ना। बिल्डिंग की मल्टी स्टोरी जो है तो स्टोर एक के ऊपर एक ही होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन। तो मुआन भाई साहब जो है वो अशोक भाई साहब के ऊपर रहते हैं। मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव एंड मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट। सिंपल, तो एक एक करके रखेंगे भैया। चलो सबसे पहले क्या बोला है? मुआन भाई साहब जो है लिव्स इन अ फ्लैट अबव। मुआन भाई साहब ऊपर रहते हैं, किसके ऊपर? अशोक भाई साहब के ऊपर। चलो यहां पर आते हैं, तो यहां पर हमारे पास में हमें नहीं पता कि मुआन भाई साहब के ऊपर कोई है भी कि नहीं, बट इतना तो पता है कि मिस्टर मुआन इज लिविंग अबव अशोक। तो भैया हमारे पास में मिस्टर मुआन, मैं मिस्टर एम करके शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिस्टर मुआन लिव्स अबव अशोक।
तो मतलब मिस्टर मुआन के नीचे मिस्टर अशोक आ जाएंगे, बरोबर, ठीक है। तो क्वेश्चन की कंडीशन, मिस्टर मुआन लिव्स इन ए फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, तो भैया मुआन साहब अशोकन साहब के ऊपर वाले बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो आ गया। मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, अब इन दोनों को मैं रख नहीं सकता क्योंकि अपने को चेन बनाना है, तो चेन बनाने के लिए एक तो मिस्टर मुआन वाला कोई चाहिए या तो मिस्टर अशोकन वाला कोई चाहिए। तो यहां पे अभी हम सेकंड वाले कंडीशन को मैं येलो मार्क कर रहा हूं, लोकेश और गौरव की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों भी अभी हमारे पास में रखे नहीं गए हैं, ठीक है। जो दो लोगों को हमने रखा है उसी के साथ को जोड़ते हुए चलो, तो ऐसा कंडीशन ढूंढो जो मिस्टर मुआन को जुड़ रहा है या मिस्टर अशोक को जुड़ रहा है, ठीक है। तो अगला है आपके पास में मिस्टर अशोकन lives in a flat above मिस्टर गौरव, तो अब यहां पे अशोकन के साहब आ गया, तो बोला गया है अशोकन साहब किसके ऊपर रहते हैं, वो गौरव साहब के ऊपर रहते हैं। तो भैया देखो अशोकन साहब ऊपर है तो उनके नीचे मिस्टर गौरव साहब आ गए, क्योंकि अगर आप दो नए लोग लेते तो आप उसको कहां रखते, इन दोनों के ऊपर या इन दोनों के नीचे, पता नहीं चलता। इसीलिए हमेशा जो दो लोगों को आपने पहले रखा उसी के चेन में जोड़ते हुए आगे चलना होगा, क्लियर। तो भैया हमारे पास में बोल दिया गया था अशोकन साहब गौरव साहब के ऊपर रहते हैं, हाँ तो ठीक है, अशोकन साहब गौरव साहब के ऊपर रहते हैं, क्लियर। एंड मिस्टर राकेश लिव्स बिलो मिस्टर लोकेश, अब ये राकेश और लोकेश ये भी नया पार्टी है, इन दोनों को नहीं लेंगे। आपके पास में जो हमने येलो मार्क किया था गौरव वाली कंडीशन जो है इसको जोड़ो, तो मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव, तो गौरव के नीचे कौन रहता है, लोकेश, तो भैया ये आ गए मिस्टर लोकेश। अब लोकेश को जोड़ो, लोकेश के साथ जुड़े हैं मिस्टर राकेश, मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, तो भैया इनके नीचे हमारे पास में आ गए हैं मिस्टर राकेश। पूरी कंडीशंस जुड़ गई है। तो यहां पे आप देख लो मुआन रहते हैं अशोक के ऊपर, अशोक भाई साहब जो है वो रहते हैं गौरव के ऊपर, गौरव जो है वो उनके नीचे रहते हैं मिस्टर लोकेश और लोकेश के नीचे रहते हैं मिस्टर राकेश। हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट, सबसे ऊपर कौन है, देखो भाई सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मिस्टर एम, दैट इज मुआन भाई साहब सबसे ऊपर रहते हैं, क्लियर है। सर ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी लग रहा है, वो बड़ा इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने चेन फॉलो किया, सीक्वेंस फॉलो किया। जब आपने इन दोनों को रख दिया था तो अब आपको अगली कंडीशन वही पिक करना है जो जिसमें इन दोनों का नाम हो। तो हमने मिस्टर अशोक के साथ में पहले गौरव को जोड़ा, फिर गौरव के साथ वाली कंडीशन में लोकेश आए और लोकेश के साथ वाली कंडीशन में राकेश आए। सर ये इंस्टीट्यूट सेंटेंस को आगे पीछे क्यों कर देता, यही तो कंफ्यूजन का पॉइंट है बच्चों। इंस्टीट्यूट इसे आगे पीछे कर देगा ताकि बच्चे जोरदार कंफ्यूज हो जाए। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चे, ध्यान रखना है जो ट्रिक मैंने बताया, ये ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, नोट इट डाउन, दिमाग में भर लो, जो करना है कर लो, लेकिन यही ट्रिक है। और एक बात बताऊं, ये ट्रिक का कोई तोड़ नहीं है, ये ट्रिक ऐसी है एकदम फुल प्रूफ, कैसा भी क्वेश्चन आए जिंदाबाद, आंसर करेक्ट ही आएगा, आई बेट ऑन दिस, क्लियर है। तो लेकिन ट्रिक क्या है सर, ट्रिक ये है बेटा कि आपको सीक्वेंस में चेन फॉलो करना है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया था पहले कि मिस्टर मुआन और मिस्टर अशोक, तो अब आपको अगली कंडीशन जो है वो एक तो मुआन वाली पिक करनी है या तो अशोक वाली। जो नए दो लोग हैं उनको नहीं लेना है क्योंकि आपके पास में कंडीशन को बैठाते हुए चलना है, समझ में आया। तो भैया हमने जो लोकेश और गौरव दिया था उसको नहीं यूज किया, हाँ फिर हमने अशोक और गौरव दिया था उसको यूज किया, फिर उसके बाद में ये वाली फिट की। आपके पास में चेन को फिट करते जाना, एक एक कड़क जोड़ते जाना है, गॉट द पॉइंट। चलो ठीक है बेटा, तो ये ही ट्रिक के साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि वहां पर हम ये लॉजिक कैसे लगा पाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जिसमें रो में बैठना था, क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया अलग टाइप का, सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं बेटा मोस्टली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने देख लिया जो मल्टी स्टोरी वर्टिकल पॉइंट था। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। सो 5 फ्रेंड्स, कितने हैं बेटा, 5 फ्रेंड्स हैं, PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो भैया ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, मतलब सीधी सीधी बात है, जो डायरेक्शन में हम हैं वही डायरेक्शन में ये लोग हैं, वही चेयर्स नॉर्थ में रखी हुई है, ठीक है। नाउ अब इसकी कंडीशन देखते हैं, एक एक कंडीशन, और एक एक कंडीशन के हिसाब से सबको बैठाना है, ठीक है बच्चों। चलो एक एक करके बैठाएंगे। हियर S is between T and Q,
एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। लो भाई, क्या बोला गया है यहां पर? बोला गया है कि हमारे पास में जो S भाई साहब है, कौन है बेटा? हमारे S भाई साहब। तो ये जो S भाई साहब है वो T और Q के बीच में है। वैसे T और Q ये दोनों कौन से साइड है ये नहीं बोला है, लेकिन T और Q आजू बाजू है इतना पता है, ठीक है। एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो पहले तो मैं Q और R को रख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन बड़े अच्छे से क्लियर हो गई है। सर आप पहले कौन सी कंडीशन रख रहे हो बेटा? ये वाली, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, मैं ये वाली कंडीशन रख रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास में ये हमारे R भाई साहब है और R भाई साहब के इमीडिएट लेफ्ट। अब हम लोग तो ये बात क्लियर करके चल रहे हैं कि भैया ये लेफ्ट और ये राइट, हमारा लेफ्ट राइट वही रहेगा। तो Q जो है वो कहां बैठे हैं? इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है बेटा? Q बैठा है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में बोला गया था जो हमारे S भाई साहब है, S भाई साहब मतलब जो है वो T और Q के बीच में बैठे हैं। किसके बीच में? T और Q। अब मुझे बताओ कि यहां पर Q भाई साहब तो आ गए, अब Q और T के बीच में अगर S को आना है तो मतलब यहां पर T को रखना होगा तभी जाके S आएगा, क्योंकि S भाई साहब जो है वो T और Q के बीच में है। अगर मैं T को यहां रख देता तो यहां बीच में S कहां से आता? तो राइट हैंड साइड में तो मैं जा नहीं सकता था। इसका मतलब क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल दिया गया था कि R है, R के लेफ्ट में Q है। अब मुझे बताओ Q और T के बीच में S है, इसका मतलब Q के बाजू में S को आना पड़ेगा। अब उधर वाले बाजू में तो R है, तो इधर वाले बाजू में S भाई साहब आ गए और उसके बाद T को आना कंपलसरी था, क्योंकि T और Q के बीच में S है। दिस इज व्हाट गिवन इन क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। जो हमारे T भाई साहब है उसके बराबर लेफ्ट हैंड साइड में P भाई साहब है, तो T के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में ये लो भैया P भाई साहब भी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज इन द मिडल। तो भैया बराबर बीच में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो भैया 5 लोग हैं, उसमें मिडल में बैठे हैं हमारे S भाई साहब। अब अगर ऑड नंबर्स होते हैं तो बराबर बीच वाला कौन है वो बताया जा सकता है। तो वी हैव 5 मेंबर्स, तो बराबर बीच में कौन बैठा है? S भाई साहब इज सिटिंग इन द मिडल। तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज S। तो आपका A इज द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर गाइस? A इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो ये था बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में अब आप सोचो कि आपने क्या किया, कि आपने वही लॉजिक लगाया, मतलब आप लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से ही डील करेंगे। आप क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से ही डील करेंगे। और क्वेश्चन में पहले से चेयर्स रखना नहीं। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि यहाँ 5 जगह, 1 2 3 4 5 ऐसी 5 जगह बना लेते। अरे ये 5 जगह बनाने से आपको थोड़ी पता कि पहले नंबर पे कौन बैठेगा। इसका मतलब ऐसी 5 जगह 4 जगह जितनी भी क्वेश्चन में दी ऐसे प्लेसेस पहले से बना के नहीं रखना है। जस्ट एक एक कंडीशन को रखते जाना है, ऑटोमेटिकली 5 जगह बन जाएंगी। ये भी आप तरीका ध्यान रखिए मेरे बच्चों, इसी को आप नोट करके रखिए। इसको बार बार लगे तो आप हर क्वेश्चन पे अप्लाई करें, बिल्कुल वर्क करेगा। राइट, चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार मार्क। सर हार्ड है क्या? हार्ड नहीं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वैसे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बेटा ये आपके सामने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे। 6 पर्सन्स, कितने लोग हैं बेटा? 6। MUOPQR। तो भैया हमारे पास में यहां पर बोला गया है MUO, MNO नहीं है, ठीक है बच्चों की आदत है MNOPQR। अरे MNOPQR नहीं है, MUPQR है। तो ध्यान रखिए यहां पर MUOPQR, ये 6 लोग हैं, ठीक है। आर सिटिंग इन 2 रो विथ 3 पर्सन्स इन ईच रो। ओहो, मतलब इस बार हमारे पास में कितनी रो है? 2 रो है। कितनी जगह होंगी? 3-3 लोगों की 2 रो है, ठीक है। मजा देखो अब, लेकिन आपको पहले स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 6 लोग हैं, लेकिन 6 लोग एक रो में नहीं बैठेंगे, 3-3 की 2 रो बनने वाली है।
हाँ सर, ये बराबर स्पेशल क्वेश्चन है, बिल्कुल ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों रो जो है आजू बाजू में नहीं है, एक दूसरे के सामने है। तो भैया दो रो निकाल लिया जाए सबसे पहले, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास में पहली रो, ये है बेटा हमारे पास में दूसरी रो, ये दो रो बन चुकी है, राइट। ठीक है सर, हमको ऐसे नहीं बैठाना, हाँ चलो ठीक है, ये लो भैया आपके पास में पहली रो, ये है आपके पास में दूसरी रो, है बेटा दोनों रो आमने सामने। नेक्स्ट, बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वो हमने बना लिया। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, अब ये बोला गया है कि हमारे जो Q भाई साहब है वो दोनों भी रो में किसी भी एंड पे नहीं बैठे हैं। वाह, इसका मतलब एंड का मतलब तीन लोगों की रो है, तो एक एंड दूसरा एंड, मतलब Q भाई साहब बीच में बैठे, ये बोलो ना। तो दोनों रो में किसी भी रो पे Q भाई साहब को बीच में आप बैठा सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने दो रो दिख रही है, दो रो में हमारे सामने ऐसी तीन जगह है, तीन तीन जन बैठने वाले हैं, लेकिन एंड का मतलब क्या होता है, आखिरी छोर। तो भैया यहां पर भी Q नहीं है, यहां पर भी Q नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, क्योंकि वो चारों कॉर्नर या किसी भी रो का जो एंड है वहां पे Q भाई साहब नहीं बैठे हैं। Q भाई साहब बैठे हैं हमारे पास में नॉट एट द एंड, मतलब वो दोनों रो में से किसी एक रो में बीच में बैठा है, बराबर, ठीक है। P इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, लो भैया P इज सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या होता है, ये भी बीच में बैठा है, क्योंकि किसी भी रो में सेकंड नंबर मतलब बीच में आने वाला है, क्योंकि तीन लोगों की तो जगह है, तीन लोगों की जगह है, तीन ही लोग बैठ सकते हैं एक रो में, और उसमें अगर कोई सेकंड नंबर पे बैठा है तो वो बीच में नहीं आ गया क्या। तो बेटा आपके पास में P भाई साहब जो है ये भी बीच में आ गए, राइट। तो चलो भैया हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो में मान के चलो Q भाई साहब को बैठा दो, तो ये लो हमारे पास में Q भाई साहब आ गए। अब बोला गया है P इज द सेकेंड, तो दूसरी रो में P भाई साहब को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड नंबर पे P है, मतलब भैया P बीच में ही आने वाले हैं, लेकिन P भी कंडीशन के साथ आया है। P इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। ओहो, ये यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि यहां पे P भाई साहब जो है वो बीच में नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। सेकेंड टू द लेफ्ट इज सेकेंड टू द लेफ्ट बोला गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, सेकेंड टू द लेफ्ट का मतलब क्या होता है। बोला गया है P इज द सेकेंड, सर इसको मिटा दो, कचरा हो गया, हाँ ठीक है बेटा, लो मिटा दिया, वापस देखो, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट नहीं है। तो भैया आपके पास में मेरे बाजू में जो फर्स्ट है वो फर्स्ट लेफ्ट हुआ, मेरे बाजू में जो दूसरा बंदा बैठा है वो सेकेंड लेफ्ट हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे नंबर पे P बैठा है, बराबर। तो अभी इस कंडीशन में ये दो नए लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है चेन फॉलो करना है। तो अभी मेरे पास में कौन आया है बेटा, सबसे पहले अभी तक के मेरे पास में सिर्फ Q का मैटर क्लियर हुआ है, तो मुझे वही कंडीशन को आगे यूज करना है जिसमें Q आता है, क्योंकि चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंडीशन वैसे की वैसे अप्लाई होते जानी चाहिए। आई रिपीट, क्वेश्चन में बोला गया था कि Q भाई साहब किसी भी एंड पे नहीं है, अभी तक के सिर्फ इतना ही समझो, तो Q भाई साहब को रख दिया। अब मुझे ऐसी कोई सेंटेंस या ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई अरेंजमेंट देखना होगा जिसमें Q आता है, क्योंकि Q के चेन को ही हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों, चलो आओ तो देखते हैं भाई, हमारे पास में क्वेश्चन में बोला गया है ये बोला गया P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। अब P और R दोनों ही नए हैं, तो भैया हमारे पास में P और R दोनों ही नए हैं, हमें उसे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो जो लोग हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हम येलो मार्क करके रख रहे हैं, ठीक है। तो भैया P इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, इसको अभी मैंने यूज नहीं किया हूं, ठीक है, इसको बाद में यूज करूंगा, जरूरत पड़ेगी तब। अगला सेंटेंस है O इज द नेबर ऑफ P, नेबर ऑफ Q। ओ भाई साहब Q के पड़ोसी हैं, ओहो, तो O भाई साहब Q के पड़ोसी है और साथ साथ में डायगोनली अपोजिट टू P,
डायगोनली अपोजिट टू पी। डायगोनल मतलब समझते हो, अपोजिट साइड, डायगोनल टेढ़ा, एकदम स्ट्रेट अपोजिट नहीं, डायगोनल अपोजिट। तो इसका मतलब हमारे पास में जो ओ भाई साहब है वो डायगोनली अपोजिट है पी के। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि नेबर है, तो आप जल्दी से पहले क्यू है तो क्यू को क्या करेंगे, क्यू के नेबर आप ओ रख लो। चलो, सो ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगोनली अपोजिट टू पी, मतलब डायगोनली अपोजिट टू पी। देखो ये पी के अपोजिट साइड में है, वो भी डायगोनली। डायगोनल समझ रहे हो, तो डायगोनल अपोजिट हो गया और हमें क्वेश्चन में अब ओ मिल गया, क्यू के साथ में चेन मिलके ओ हो गया, ओ से चेन मिल गई पी की तरफ, और हमारे पास में अब वो कंडीशन बोली गई है P इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब R भाई साहब यहां पर होंगे। देखो R के बाद में फर्स्ट लेफ्ट, R के बाद में सेकेंड लेफ्ट, तो R के सेकेंड लेफ्ट पे P भाई साहब है, तो वो वाली कंडीशन समझ में। आप चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल का मतलब अरेंजमेंट्स या सिटिंग अरेंजमेंट्स में एक की इंफॉर्मेशन को जोड़ते हुए दूसरी, उसी को जोड़ते हुए तीसरी, इस तरीके से चेन बनानी है। तो क्वेश्चन में मुझे क्यू बताया गया था, तो मैंने क्यू को रख दिया मिड में। बोला गया कि क्यू से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन पता चली कि ओ उसका नेबर है, तो ओ को रख दिया भाई, बरोबर। अब ओ को मैंने रख दिया है, ये तो क्लियर है, लेकिन ओ जो है उसके साथ चेन मिल गई कि वो डायगोनली अपोजिट टू पी है, तो उसके डायगोनल अपोजिट में पी रख दिया, बराबर। और डायगोनल अपोजिट में पी आ गया, तो भैया आपके पास में पी जो है वो आर से दूसरा नंबर पे बैठा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो भैया आर आपके पास में रख दिया गया। इस तरीके से कड़ियां जोड़ते चलना है बच्चों, समझ में आया। अगली इंफॉर्मेशन लेट्स सी, पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। पी भाई साहब जो है इज ऑन, सॉरी ये नहीं, नीचे नेक्स्ट, ओ इज द नेबर ऑफ आर हमारे पास में हो चुका था, नेबर ऑफ क्यू, डायगोनली अपोजिट टू पी, यहां तक आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है यू इज द नेबर ऑफ आर। यू भाई साहब जो है वो आर के नेबर है, तो आर के बाजू में जगह खाली है बीच वाली यू, ये लो भैया आर के नेबर में यू आ गया। सवाल है दैट इज हु इज इन द फ्रंट ऑफ यू। यू भाई साहब के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, यू के सामने वाली खिड़की आप देख सकते हैं, यू के सामने वाली खिड़की में क्यू रहता है। सो दोस्तों हमारे पास में ये जो पूरा की पूरा पिक्चर है एकदम क्लियर हो गया। आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दैट इज क्यू। सो आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन बी को। क्लियर है गाइस। सो आपने देखा किस तरीके से अरेंजमेंट है। सर इसमें एम का नाम नहीं है, एम को कोई जरूरत ही नहीं थी पूछने की, बस बोला गया था कि यहां पर आपके पास में दो रो है, बोथ एक दूसरे के दोनों रो आमने सामने हैं, जो क्यू है वो किसी भी रो के एंड पे नहीं है तो उसको बीच में रख दिया भाई हमने। देन उसके बाद में पी बोला गया इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, तो इसको बाद में यूज करेंगे क्योंकि चेन नहीं बन रही थी। हाँ फिर समझ में आया कि ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, तो क्यू के बाजू में ओ को रखा एंड डायगोनली अपोजिट टू पी, तो उसको पी को अपोजिट कर दिया। सिंपल, बस इस तरीके से चेन बिल्डिंग किया और पूरा आंसर रेडी हो गया। आखिर में बोला गया कि हु इज इन फ्रंट ऑफ, दैट इज यू, तो यू के सामने वाली खिड़की में कौन है। अब ये रो में बीच में अगर यू है तो उधर वाले बीच में क्यू है, क्यू शुड बी योर आंसर। गॉट द पॉइंट। चलो चलते हैं बेटा, ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 और इसी के साथ में सिटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट भी कंप्लीट। तो आई होप कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने आप क्लियर हो चुके हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में पहले एक जन को रखना है, उसके बाद चेन बनाते हुए दूसरे को, तीसरे को, सबको रखते जाओ और फाइनल क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी हो जाएगा। दिस इज द गोल्डन रूल, गोल्डन ट्रिक। ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे, आपको सिटिंग अरेंजमेंट के हर क्वेश्चन का आंसर जम जाएगा। आपके इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है मॉड्यूल में, स्टडी मटेरियल में, ऑथर्स के पास, आप सब में अप्लाई करके देख लो। ये रूल का कोई तोड़ नहीं है, सदाबहार रूल है, सदाबहार ट्रिक है, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। इंपॉर्टेंट ट्रिक ध्यान रखें। क्लियर है गाइस। चलो नेक्स्ट आता है अब आपके पास में ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन सबको समझते हैं लेकिन कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे। ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में आने वाले हैं ऑफ कोर्स, और ब्लड रिलेशन में इसके चाचा का, मामा का, बेटा का, ये वो बताना है। क्लियर है सर। इसको हम कैसे रखेंगे, इसमें भी प्रेजेंटेशन का एक ट्रिक होता है जनरेशन वाइज।
तो भैया आप बड़ी जनरेशन को ऊपर, उसकी छोटी जनरेशन को नीचे, इस तरीके से जनरेशन प्रेजेंटेशन करेंगे, कभी कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा। सर आप एक करके बताओ। बिल्कुल बेटा, मैं करके बताता हूं, उस पे से आपको आइडिया आ जाएगा कि जनरेशन वाले या ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आते हैं बेटा इसके ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए इज डी इज ब्रदर। ए क्या है? डी का भाई है। अब ए और डी दोनों भाई भाई है तो एक ही जनरेशन में आएंगे ना बेटा। तो चलो ए और डी को रखा जाए। तो भैया यहां पर है ए भाई साहब, यहां पर है डी भाई साहब। ठीक है, दोनों सेम जनरेशन में। नेक्स्ट, डी इज बी's फादर। जो डी भाई साहब है वो बी के पापा हैं। ओहो, मतलब नेक्स्ट जनरेशन यहां पे आ गई बी, बराबर। तो ये इनका बेटा है। तो जैसे ऊपर वाली जनरेशन ऊपर, नीचे वाली जनरेशन नीचे। तो ए और डी जो है ये दोनों क्या है? भाई भाई। ठीक है, ए और डी क्या है? भाई भाई। डी का जो बेटा है वो कौन है? बी। तो बोला गया है अपने पास में कि दैट इज बी's फादर। अब ये बेटा है कि बेटी है वो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि बी कोई है, बी के फादर है डी। तो बी जो है वो चाहे सन हो चाहे डॉटर हो, वी डोंट नो दैट, बट इट्स फॉर श्योर बी इज द फादर ऑफ डी, सॉरी डी इज द फादर ऑफ बी। तो भैया डी जो है वो आखिर बी के फादर है, राइट। नेक्स्ट, बी एंड सी आर सिस्टर्स। ओहो, तो ये दोनों बहनें हैं, तो मतलब बी इज अ डॉटर। तो आपके पास में बी प्लस सी, ये दोनों कौन है बेटा? बी एंड सी सिस्टर्स है। सिस्टर्स है मतलब दोनों बहन बहन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो ये जो सी है, ये जो सी है ये इसका और ए का क्या रिलेशन है? इन दोनों का रिलेशन आपको बताना है। तो बताओ भैया, सी कौन है? डी की डॉटर है। और ए कौन है? ए जो है वो डी का भाई है। इसका मतलब सी के एंगल से अगर हम देखें तो भैया ए कौन हुआ? अंकल। कौन हो गया बेटा? अंकल। क्योंकि आप फादर के भाई को क्या कहोगे? इंग्लिश में तो अंकल ही कहते हैं। हम लोग भैया चाचा या बड़े पापा जो भी आप कह सकते हो, ताऊजी वगैरह, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में तो उसे अंकल ही कहते हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो बड़े भाई है पप्पा के कि छोटे भाई है। तो भैया सी क्या सोचता है? सी सोच रही है कि भैया डी मेरे पापा है और मेरे पापा के जो भाई हैं वो है ए, तो उनको वो क्या बुलाएंगी? अंकल कह के बुलाएंगी। सिंपल है बेटा। तो आपके पास में क्वेश्चन ये था हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, तो सी उन्हें अंकल के नाम से पुकारेंगी। तो आपके पास में आंसर आएगा दैट इज डी, अंकल। गॉट इट? क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? दैट इज अंकल शुड बी योर आंसर। बड़ा आसान था। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों ने इसका आंसर निकाला है। किसी को कोई डाउट? आई होप यू गॉट इट। सर ये ब्लड रिलेशन में क्या करने का? ब्लड रिलेशन में सिर्फ आप जिस तरीके से क्वेश्चन को लिखते हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? जनरेशन, एक जनरेशन, फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए तो और ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से ऐसा आप लिखेंगे तो आपको रिलेशनशिप पहचानने में बड़ी आसानी होगी। सर ऐसा हम हर क्वेश्चन, बिल्कुल आप हर क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो। अभी अपन हर क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे और आपका हर केस में बराबर आंसर आएगा। बिलीव मी, हर केस में आपका बराबर आंसर आएगा बच्चों, राइट। चलो आओ देखते हैं कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने नंबर 16। देखते हैं 16 नंबर क्या कहता है। सी इज वाइफ ऑफ बी। तो भैया सी भाई साहब जो है वो बोला गया है क्या है? उसी भाई साहब नहीं है, बहन जी है। सो सी बहन जी जो है वो वाइफ ऑफ बी है, बराबर। तो भैया आपके पास में डायग्राम लेकर चलेंगे, आइए। तो भैया ये है सी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब वाइफ। सी जो है ये बी की वाइफ है, तो ये दोनों मियां बीबी हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ। देख लो क्वेश्चन में बोला गया है सी इज अ वाइफ ऑफ बी, ठीक है। ई इज द सन ऑफ सी। तो भैया ई जो है वो कौन है? सी के सन है। तो भैया यहां पर हमारे पास में ई जो है वो सन हो गए, बराबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। तो ए जो है वो बी के भाई साहब हैं, तो भैया
ए और बी, ये दोनों कौन है? ब्रदर। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड इज अ फादर ऑफ, किसके फादर है भैया? ए इज अ फादर ऑफ डी। तो भैया ए इज अ फादर ऑफ डी। सो भैया एक बात तो क्लियर है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, बराबर, बी और सी। उनका जो बेटा है ई, वो उनका सन है, बराबर। तो सी का सन बोलो या बी का सन बोलो, बात तो एक ही है, मियां बीबी है, ठीक है। ए जो है वो कौन है? भाई भाई। तो ए और बी दोनों भाई है। ए का जो बच्चा है वो है डी, बराबर। इसका मतलब है, समझ लो कि बी का जो बच्चा है वो है सी, सॉरी दैट इज ई, और ए का जो बच्चा है वो है डी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई और डी। तो भैया ई और डी में दोनों में आपस में रिलेशनशिप कौन सी है? अरे तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ए का बेटा है डी और दूसरा जो भाई है उसका बेटा है ई, तो आखिर ये दोनों कौन हो गए? कजिन्स। क्योंकि अगर दो भाइयों के दोनों के बच्चे हैं तो वो आपस में कजिन्स कहलाते हैं, तो भैया उसे हम लोग यहां पर कजिन्स कहेंगे। सर लेकिन वो तो सी का बेटा है। अरे तो सी का बेटा है मतलब क्या? सी इज अ मॉम, तो भैया फादर कौन है? बी। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, तो भैया इसका भी बेटा वही है, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों कौन हो गए? ई और डी, कजिन्स। वेरी सिंपल। तो बड़ा आसान सा सवाल था बेटा ये, कि इसमें देखा गया कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? दे आर कजिन्स। सिंपल। चलो ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन से हमने और एक बार प्रैक्टिस ये किया कि डाटा रखना कैसे। क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है उसको जनरेशन वाइज रखो, आपको उसे सॉल्व करने में बड़ा आसान होगा, राइट। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 17 पे, ए इज बीज ब्रदर। ए क्या है? बी का भाई है, तो ए और बी दोनों भाई, ठीक है। सी इज एस फादर। तो चलो भैया अब इंफॉर्मेशन को रखते जाओ। ए इज बीज ब्रदर, तो चलो भैया यहां पर आ गए आपके पास में ए और बी, ठीक है। तो ए जो है ये ऑफ कोर्स भाई है, मतलब मेल है, ठीक है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। अब बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, वी डोंट नो दैट, बट इतना पता चला है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। सो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। सी इज एज फादर। तो भैया ए के जो पप्पा है, फादर है, वो कौन है? सी। तो ए के जो फादर है वो ऊपर की जनरेशन में जाएंगे, सी। तो भैया ए के जो फादर है सी। अरे यार ए और बी तो दोनों भाई भाई है ना, भाई बहन या भाई भाई है, इसका मतलब बी जो है उसके फादर भी सी हुए, क्योंकि भैया ए और बी तो दोनों बहन भाई या भाई भाई वॉटेवर। अगर ये दोनों रियल ब्रदर सिस्टर्स है या ब्रदर्स है वॉटेवर, तो सी अगर एक का फादर है तो दूसरे का भी फादर सी ही होगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में बोला गया है डी इज सीज सिस्टर। डी इज सीज सिस्टर, तो सी कहां है? ये है, तो इसकी जो सिस्टर है उसी जनरेशन में वो कौन है बेटा? दैट इज डी। तो भैया ये जो डी है वो सी की सिस्टर है। तो भैया यहां पे मैं थोड़ा दूर लिखता हूं डी को, ठीक है। तो आपके पास में जो सी भाई साहब है ये फादर है किसके? ए और बी के फादर है। तो ए और बी ये दोनों बच्चे हैं किसके? सी के, ठीक है। तो सी जो है वो ए और बी दोनों के ही फादर है, ठीक है। और जो सी भाई साहब है, मेल है, फादर है बोलने के बाद, उनकी सिस्टर, ओहो ये डी है, उनकी सिस्टर। तो भैया यहां पर जो है ये सिस्टर हो गई, राइट। मतलब अगर हम अपनी हिंदी भाषा में बात करें तो वो बच्चों की बुआ हो गई, है ना। ए और बी जो है ये दोनों बच्चे हैं, सी उनके फादर हैं, और फादर की बहन मतलब बच्चों की बुआ हुई। इन शॉर्ट अंग्रेजी में आंट कहेंगे, आंटी, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में देखो और क्या बोला है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कहती है दैट इज ये डी इज सी सिस्टर हो गया, एंड ई इज डीज मदर। जो ई है वो डी की मदर है। ओहो, और एक ऊपर जाना पड़ेगा। तो डी की जो मदर है वो कौन है? ई।
अरे यार अगर E जो है वो D की मदर है तो वो C की मदर भी होंगी, क्योंकि C और D कौन है, भाई बहन है। तो भैया C और D दोनों भाई बहन है और E एक की मदर है तो दूसरे की मदर भी होंगी, मतलब ये तीसरी जनरेशन ग्रैंड जनरेशन में चले गए। नेक्स्ट क्या पूछा है भाई, हाउ B इज रिलेटेड टू E। सवाल यह है कि जो E है और E का और B का रिश्ता क्या है। ओहो, तो बड़ा आसान सवाल बन गया, बड़ा आसान सवाल इस कदर बन गया कि यहां पर B जो है वो ग्रैंड चाइल्ड और E जो है वो ग्रैंड मदर हो गई, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं B के फादर कौन है, C भाई साहब जो है वो B के फादर हैं, और C की मॉम मतलब यार ये तो ग्रैंड मदर हो गई ना। सो ये आपके पास में जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, सो हाउ B इज रिलेटेड टू E, तो इसके लिए हम कहेंगे दैट इज ग्रैंड डॉटर बोल सकते हैं। ग्रैंड डॉटर तो ये हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन गलत। उसके बाद में बोला है ग्रैंड आंट, दैट इज ये भी गलत। डॉटर ये भी गलत। आंसर है दोस्तों ग्रैंड डॉटर। क्या है बेटा, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि E जो है उनका बेटा है C और C की बेटी है दैट इज B, तो आपके पास में बोला गया है हाउ B इज रिलेटेड टू E, दैट इज ग्रैंड डॉटर। वेरी इजी क्वेश्चन वाज देयर, लेकिन ये क्वेश्चन इजी इसलिए लग रहा है ना बेटा क्योंकि आपने उसको प्रॉपरली रखा, मतलब आपने जनरेशन वाइज स्टेप बाय स्टेप हायरार्की बनाई, तब आपको इन्हें रिलेट करने में बड़ा आसानी हो रहा है। क्लियर है बच्चों, तो बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, नॉट अ बिग डील। सर ये और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम, बिल्कुल क्यों नहीं, आओ। क्वेश्चन नंबर 18, P एंड Q आर ब्रदर्स। तो भैया P और Q कौन है, दोनों भाई भाई। तो ये लो भैया हमने यहां पे रख दिया, ये है P और ये है हमारे पास में Q। P और Q दोनों भाई भाई, ठीक है, तो ये दोनों P और Q प्लस कर दिया, दोनों भाई भाई हो गए। नेक्स्ट R एंड S आर सिस्टर्स। अब ये R और S क्या है बीच में नहीं लाते क्योंकि चेन फॉर्म करना है, ध्यान रखें। P और Q तो हमने लिख दिया, P और Q से जुड़ता हुआ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन को फिलहाल स्थगित किया जाए, R और S को। अगला है P's सन इज S ब्रदर। तो भैया S का जो ब्रदर है वो P का बेटा है। ओहो, वापस से क्वेश्चन को देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। P और Q वैसे तो दोनों भाई भाई है, ठीक है, अब Q की बात तो हो नहीं रही, अगली इंफॉर्मेशन आ रही है P की। P's सन मतलब P का जो बेटा है वो S का भाई है। अरे तो R और S सिस्टर है, तो इसका मतलब S का एक भाई भी है। तो आओ, P का जो बेटा है बराबर सन, ये किसका भाई है, P का जो बेटा, यहां पर क्या नाम दिया गया है बेटा, P's सन इज एस अ सिस्टर, लेकिन अब P का सन जो बताया गया नाम तो बोला नहीं है, सो भैया वहां पर हमारे पास में Q की ही बात होंगी बराबर। चलो देखते हैं Q की इंफॉर्मेशन क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग। तो यहां पर बोला गया है P का जो सन है, कोई तो P का सन है, मालूम नहीं भैया कौन है, पहचान कौन, लेकिन वो किसका भाई है, इज अ ब्रदर ऑफ S। P का जो बेटा है वो S का भाई है। इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं ऐसे रखूं कि भैया ये जो सन है कोई तो है, पता नहीं ये किसका भाई है, S का, और आप जानते हो S और R ये दोनों कौन है, सिस्टर्स, तो इसका मतलब ये तीनों बहन भाई हो गए। ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। सर वापस देखो, क्वेश्चन में बोला है P एंड Q आर ब्रदर्स, तो ये P और Q मैंने ऊपर रख दिया, P और Q कौन हो गए, ब्रदर्स। फिर बोला गया है P's सन इज S ब्रदर, P का बेटा, तो भैया ये है P का बेटा। P का बेटा किसका भाई है, S का भाई है। P का बेटा S का भाई है, तो दोनों भाई बहन हो गए बराबर। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में बोला गया था R और S दोनों बहनें हैं, इसका मतलब यहां पर R और S दोनों बहनें, तो उसको भी वहीं पर लिखना होगा। तो ये R और S दोनों फीमेल्स है, दोनों बहनें हुई, और M जो सन है ये मेल है, वो S का भाई है, मतलब ये तीनों भाई बहन हो गए, तीन रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। क्लियर। अब अगली इंफॉर्मेशन क्या पूछा गया है,
हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, क्यू और आर का क्या रिश्ता है। तो भैया क्यू ये है हमारे क्यू भाई साहब और ये है आर भाई साहब। क्यू और आर का क्या रिश्ता है, तो क्यू तो भैया पहले देखो आर, आर के पापा कौन है पी, और पी और क्यू कौन है भाई भाई, मतलब वो कौन हो गए अंकल, कौन हो गए अंकल, क्योंकि पप्पा के जो भाई है उन्हें अंकल कहा जाता है, सिंपल। तो भैया हमारे पास बोला गया है हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, जवाब होगा अंकल, जो क्यू है वो आर के अंकल है। वेरी सिंपल। लेकिन ये चीजें सिंप्लीफाई तब हो रही है जब आप इंफॉर्मेशन को बराबर एक फॉर्मेट में रखेंगे, और फॉर्मेट क्या है, जनरेशन वाइज नीचे नीचे करते जाना है, राइट। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सो P इज द फादर ऑफ T, तो भैया ये है T और P उनके फादर है। सो आपके पास में ऐसी डायग्राम बनेगी, P इज द फादर ऑफ T, T इज द डॉटर ऑफ M, तो भैया आपके पास में T इज द डॉटर ऑफ M, अरे तो ये M की भी तो डॉटर है, तो इसका मतलब M और P दोनों मदर एंड मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि T के पापा है P और T की मम्मी है या जो है वो M है, तो इसका मतलब P और M दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हुए, क्योंकि देखो T जो है उसके फादर है P और T इज द डॉटर ऑफ M, मतलब M और P दोनों हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं, ठीक है, दोनों का एक ही बच्चा कॉमन है। नाउ M इज द डॉटर ऑफ K, अब M जो है वो K की डॉटर है, ओहो M इज द डॉटर ऑफ K, ठीक है, तो जनरेशन और ऊपर चली गई। क्वेश्चन ये है हाउ P इज रिलेटेड टू K, अरे P और K का रिश्ता क्या है ये आपको बताना है। तो भैया K जो है वो किसकी मम्मी है, वाइफ की मम्मी है, मतलब ये कौन हो गए सन इन लॉ मदर इन लॉ, ससुर और सॉरी सासू माँ और दामाद जी, दैट इज इसे हम लोग कहेंगे सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो भैया आपके पास में जो बच्चे की इंफॉर्मेशन तो कोई काम की नहीं थी, खाली मदर कौन है ये बताने के काम की थी। तो बेटा आपके पास में यहां पर आंसर आना चाहिए दैट इज सन इन लॉ, डी आंसर शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो हाउ P इज रिलेटेड टू K, तो भैया वो तो सन इन लॉ होगा, क्योंकि M जो है वो K की डॉटर है और उनके हस्बैंड मतलब योर सन इन लॉ, राइट। चलो ठीक है, एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का। सर स्टार मार्क करें, बिल्कुल करो। एक फोटोग्राफ में बताते हुए, मतलब समझ लो मैं आपको अपना एल्बम दिखा रहा हूं, फोटोग्राफ दिखा रहा हूं और फोटो में मैं बता के आपसे कह रहा हूं एक लेडी के ऊपर, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, मीरा सेड, कोई तो एक लेडी है फोटो में, बराबर। तो चलो पहले उस फोटो को रख देते हैं, मतलब फोटो में जो लेडी है उसको रख देते हैं, बराबर। तो ये तो फोटो में कोई तो एक लेडी है, ठीक है, और अब उस लेडी की तरफ बात हो रही है, हर फादर मतलब उस लेडी के जो फादर है, ठीक है, लेडी के जो फादर है, ये है फादर, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, एक्सक्यूज मी, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, मतलब ये जो लेडी है उनके जो फादर है उनके इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब एक ही बेटा है, तो उनका जो सन है उसकी जो वाइफ है, ओहो, इज माय मदर, इज माय मदर मतलब भैया तुम ये मीरा हो, सिंपल सी बात है। सो मदर इन लॉ, नॉट माय मदर, इज माय मदर इन लॉ, ठीक है, ठीक है, चेंज करेंगे, इनकी जो वाइफ है वो माय मदर इन लॉ है, ठीक है। सो भैया ये जो वाइफ है ये मीरा की कौन है, मदर इन लॉ, सो MIL मदर इन लॉ, ठीक है। सो हाउ इज मीराज हस्बैंड, तो भैया मीरा के जो हस्बैंड होंगे, हाउ इज रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो, तो ये फोटो में जो लेडी है उसको तुम कैसे रिलेट करोगे ये आपको बताना है। तो देखते हैं भैया आपके पास में आपका आंसर क्या होना चाहिए। अब ये जो हस्बैंड है इनके और ये जो लेडी है, इन दोनों का रिलेशन बताना है। सर लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो बराबर रखी क्या, बिल्कुल बराबर है, आप वापस से क्वेश्चन एक बार देख लो बेटा। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, ठीक है, तो भैया पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ मतलब ये वो लेडी है, नंबर 1, ठीक है। बोला गया है हर फादर मतलब वो लेडी के फादर, नंबर 2,
उनके फादर के ओनली सन, मतलब यह है नंबर 3, बराबर। उनकी वाइफ, मतलब यह है नंबर 4, ठीक है। इज माई मदर इन लॉ, इज माई, और मैं तो मीरा हूं, तो भैया मैं नंबर हूं 5। मेरे हस्बैंड, मतलब है नंबर 6। अब सवाल यह है, हाउ मीराज हस्बैंड, दैट इज नंबर 6, इज रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो, मतलब नंबर 1। ये सवाल पूछा गया, तो इंफॉर्मेशन तो बराबर रख दी गई है। अब आपको ये जो येलो कलर का चेन है ये बताना है। अब आप बताओ, मीरा की जो ये मदर इन लॉ है, बराबर, अरे यार मीरा की मदर इन लॉ है, तो उनके हस्बैंड की क्या हुई, मदर। तो भैया एक बात तो क्लियर है कि यहां पर जो आपके पास में ये जो है एरो को ऐसा करेंगे इस तरीके से, तो भैया आपके पास में मीरा के जो हस्बैंड है, मीरा के जो हस्बैंड है उनके ये फादर है और उनकी ये मदर है, ठीक है। अब ये जो उनके फादर है वो फादर की बहन हुई, क्योंकि भैया फादर की बहन है तभी जाके उनको क्या बोला जाएगा, बुआ, दैट इज ये आंट होंगी, वो आप उन्हें आंट कह सकते हो, दैट इज आंटी। और ये जो बुआ को अगर आप आंट कहते हो तो बुआ आपको क्या कहेंगी, दैट इज नेफ्यू। क्या कहेंगी बेटा, नेफ्यू। तो पहले तो आप रिलेशन समझ लो। मीरा जो है, मीरा को पिक्चर से बाहर निकालो, क्योंकि मीरा की जो मदर इन लॉ है वो उसके हस्बैंड की कौन हुई, उसके हस्बैंड की मम्मी हुई, सिंपल सी बात है। अब भैया ये जो है ये तो मदर फादर हो गए हैं, किसके, उनके हस्बैंड के। मदर फादर हो चुके हैं। अब ये फादर की बहन है, फादर की क्या है, बहन। सर कैसे पता चला, क्योंकि फोटो में जो लेडी है उनके फादर का वो इकलौता बेटा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो जो फोटो में लेडी है और वो जो उसके फादर है, दोनों कौन है बेटा, ये दोनों भाई बहन है। तो इसका मतलब जो ये हस्बैंड है उनकी वो कौन हुई, बुआ। बुआ मतलब आंटी, और बुआ अपने भाई के बेटे को क्या बुलाती है इंग्लिश में, दैट इज नेफ्यू। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए नेफ्यू। तो आपके ऑप्शंस में आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज नेफ्यू। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके पास में क्वेश्चन को स्टार मार्क मैंने पहले ही कर दिया है, क्योंकि ये ज्यादा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप इंफॉर्मेशन बराबर रखते हो तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस? क्लियर है बच्चों आप लोग? ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेटा यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखे और हर क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक बताया है, किस तरीके से ये ट्रिक को आपको यूज करना है। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स आई होप कि एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगी। ये जो ट्रिक्स, ये जो चेन रूल्स, ये जो प्रेजेंटेशंस मैंने बताए हैं, ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो बेटा आप आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इधर उधर के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इंस्टीट्यूट के बुक के प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस को आप ये ट्रिक्स अप्लाई करें। अब वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कम टाइम में सब कुछ अपन लोग जो आपके सारे क्वेश्चंस है वो तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी द डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स है वो डेफिनेट सी बात है आप लोग यहां पर भेजें, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए ये जो लेक्चर्स के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश की है, ये आपके शॉर्टकट ट्रिक्स जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटी सी रिवीजन। तो बेटा यहां पे आपकी ये छोटी सी मिनी रिवीजन कंप्लीट होती है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा आपके एग्जाम्स के लिए। मैं ये भी कहूंगा कि आप अपनी एग्जाम के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि भैया आप जितने जल्दी ये एग्जाम क्लियर करेंगे उतने जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक्स टू CS कार्ड इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर। क्लियर है बच्चों? तो सब लोग बच्चे इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और डेफिनेटली मुझे बात है कि डाउट पूछेंगे। क्लियर है? ओके गाइस, थैंक यू।